मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, कल 2024 10 जनवरी यानी कि विश्व हिंदी दिवस विश्व भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। 10 जनवरी को ही क्यों, तो आपको बता दें कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ था नागपुर में, यानी कि 49 साल पहले। तो इस विश्व हिंदी दिवस के दिन बहुत अच्छी तरह सभी लोग हर जगह उत्साह के साथ हिंदी दिवस मनाए। कल का आयोजन दूतावास में था। दूतावास में विश्व हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। हम लोग भी गए थे। पहले यह काठमांडू में जब शुरू हुई तो नेपाल की एक संस्था जो पत्रिका निकालती है द पब्लिक, उसने शुरुआत की। उसके बाद और संस्थाओं को जोड़ा गया, जैसे हिमालय को जोड़ा गया, यानी उसके बाद स्वर्गीय डंबर बाबू की संस्था थी हिंदी मंच कह के, तो उनको जोड़ा गया। स्वर्गीय राजेश्वर नेपाली जी की संस्था थी जनकपुर की, उनको जोड़ा गया। तो और ये 3-4 संस्थाएं मिलकर लगभग 2-3 साल ये विश्व हिंदी दिवस मनाए। उसके बाद में अचानक ये बाहर की संस्था जो मजबूत हो रही थी उससे अलग होकर त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय हिंदी विभाग के साथ भारतीय दूतावास ने यह आयोजन शुरू कर दिया। इसी सिलसिला में कल यह विश्व हिंदी दिवस काठमांडू में धूमधाम के साथ मनाया गया। कई लोग दिल्ली से आए। दिल्ली से आने वाले उन्होंने गज़ल सुनाया, शेर शायरी सुनाए गए। हाँ, एक नाटक भी प्रस्तुत हुई जो कि विवेकानंद कल्चर सेंटर के निर्देशक डॉक्टर आशाबड़ी बापट के निर्देशन में हुआ। लेकिन अब एक प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया कि नेपाल में हिंदी को क्या मिला। हर एक साल सम्मानित होते हैं लोग, इस बार भी सम्मानित हुए हैं। सम्मानित होने वालों की संख्या नेपाल में बढ़ती जा रही है, लेकिन हिंदी का स्तर नेपाल में पीछे ही जाता रहा है और जाता रह गया है। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नेपाल में जो हिंदी की दुर्दशा अभी है, हो रही है, वह केवल हिंदी भाषियों से हो रही है। जो और उसमें भी ऐसे हिंदी भाषी हैं जो कि हिंदी से अपना अगाध प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उनको हिंदी के बारे में सुनने का साहस ही नहीं है, सुनने की क्षमता ही नहीं है। हिंदी से वो केवल अपना फायदा उठाना चाहते हैं, और जब हिंदी को जरूरत पड़ती है तो हिंदी को बता देते हैं कि ये तो नेपाल में सर्वोपरि है। हिंदी को नेपाल से कौन हटा सकता है? ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ये बात होती आ रही है। यही चीज कल भी देखा गया। कल हाँ, 1-2 बात जरूर हमको सुनने में मिला, जैसे कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय के भाषा सलाहकार श्री प्रवीण गोगनानी आए थे। उन्होंने नई जानकारी दी कि विश्व में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह देहरादून की एक संस्था ने अपने शोध में बताया है। विश्व में 156 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है और तीसरे नंबर पर चाइनीज भाषा है। लेकिन मैं इसको नेपाल में ही सिमट के रखता हूँ। मैं बार बार यह सोच रहा था कि हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के दिन एक सवाल यह उठेगा
कि नागपुर में जो विश्व हिंदी दिवस समाप्त हुआ उसमें नेपाल की क्या भूमिका रही, लेकिन आज तक किसी का ध्यान इस पर नहीं गया है। और यह बात करने वाले हिंदी वाले ही कतराते हैं। हिंदी के लोग ही, हाँ, उन्हें आर्टिकल वो लिख सकते हैं, किताब निकाल सकते हैं, कविता की किताब निकाल सकते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस में जो जिनका योगदान है उनको याद नहीं कर सकते हैं। यह मजबूरी भी हो सकती है। मैं जब पूछता हूं, जब हिंदी की बात करता हूं, तो खास करके जो भारत से आए हुए लोग हैं उन्हीं के जवान से निकलती है कि हिंदी को नेपाल से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि हिंदी तो हर जगह है। हिंदी, हम बाजार में जाते हैं तो हिंदी है, हम घर घर में जाते हैं तो हिंदी है। हाँ, हर जगह है सर। हिंदी आपको बाजार में मिलेगी, हिंदी आपको होटल में मिलेगी, हिंदी आपको सिनेमा में मिलेगी, लेकिन हिंदी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हिंदी नहीं मिलेगी, वहाँ से आप हट जाइएगा। तो हिंदी की यही दुर्दशा है। लेकिन मैं आज आपको ले चल रहा हूँ जो कल 49वां विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो मैं 49 वर्ष पहले आपको ले जा रहा हूँ, जो कि आज तक इसकी चर्चा नहीं होती है। हाँ, लोग बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं भी स्वार्थी हूं और आज मुझे स्वार्थी बनना पड़ रहा है, यह याद दिलाने के लिए कि 49 वर्ष पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या स्थिति थी। जी हाँ, विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजन किया गया था। उस समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर थे डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र। उन्होंने बहुत कोशिश किया, उनको आश्वासन दिया गया कि यह नागपुर वाली विश्व हिंदी सम्मेलन में आपको भेजा जाएगा। तो प्रयास करके वो, उस समय विश्वविद्यालय यहाँ नहीं था त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में, ये त्रिपुरेश्वर में वाइस चांसलर रहते थे। तो ये डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र वहाँ डेली ड्यूटी करते थे कि भाई हमको चिट्ठी दो, नेपाल से कम हम जाएंगे भाग लेने, उसमें एक आदमी तो जाएगा। वो त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी थे उस समय। लेकिन उनको अंतिम दिन में 9 बजे पहुँचे वाइस चांसलर के ऑफिस में। वाइस चांसलर सबसे मिल रहा था और लेकिन कृष्णचंद्र मिश्र से नहीं मिल रहा था। जब 4 बज गया तो 4:30 में बाहर निकल के वो कहता है कृष्णचंद्र मिश्र को कि ए हिंदी समझ त्यो भैसा क्यों त्यो यहाँ बाट कोई जाँदैन, तपाईं छोडिदिनुहोस्, नजानुस्, तपाईं जान पाउनुहुन्न। ये कहकर उनको वापस कर दिया गया। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ कि 49 साल पहले यही 10 जनवरी को जो यह फिक्स था, मैं था अपने घर में, यानी कि गांव पिपरा जनकपुर से 8 किलोमीटर पीछे, और सो रहा था। अचानक रात में आवाज़ आई बाहर से कि कुछ लोग आए हैं। मेरी दादी उस समय जीवित थी। दादी कहती है कि मैथिली में बोली कि बाप रे, इतनी रात में के अली, मतलब इतनी रात को कौन आया। फिर वही कहती है, लगता है कि रामचंद्र को पकड़ने आया है पुलिस। उस समय पंचायती व्यवस्था के खिलाफ काम हो रही थी और रामचंद्र मिश्र जो मेरे चाचा हैं, वो नेपाली कांग्रेस से एक पंचायत के खिलाफ काम कर रहे थे, तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। तो हम लोग, मेरी माँ थी, हम लोग अंदर सोए हुए थे, सब आदमी उठ गया कि ओह तो पुलिस आ गया, पुलिस आ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब देखते हैं कि रामचंद्र मिश्र मेरे चाचा और उनकी बात हो रही है, तब आकर चाचा कहते हैं कि भाई जी आए हैं काठमांडू से, यानी कि श्री कृष्णचंद्र मिश्र उसी दिन बस पकड़ के
कल होकर शाम में रात में जनकपुर पहुंचे। आखिर यह जानकारी किसी को नहीं हो ये बताने के लिए, क्योंकि अगर यह जानकारी होती तो यहाँ से वाइस चांसलर उन पर कार्रवाई कर देता। तो कृष्णचंद्र मिश्र वहाँ पहुंचकर मेरे चाचा रामचंद्र मिश्र को कहते हैं कि रामचंद्र, हमको नहीं जाने दिया नागपुर हिंदी सम्मेलन में, इसमें तुम चले जाओ, और एक कागज लिखकर उनको दे दिए कि तुम किसी तरह चले जाओ और यहाँ से दरभंगा जाओ। दरभंगा में गजेंद्र बाबू हैं, गजेंद्र बाबू को यह कागज देना और उनको तैयार करो, जो वो जा सकते हैं वहाँ से, वो किसी तरह जाए वहाँ नागपुर। ठीक हम लोग सुबह उठते हैं कि रामचंद्र मिश्र पहला ट्रेन से दरभंगा चल दिए और कृष्णचंद्र मिश्र पहला बस पकड़ के डे बस था, पकड़ के काठमांडू रवाना हो गए कि किसी को पता नहीं चले कि मैं पिपरा आया था और मैं भेज रहा हूं इसको, क्योंकि यहाँ पर उनके खिलाफ वातावरण बन रहा था। ये 49 वर्ष पहले की बात है। तो उसके बाद यात्रा बनी नागपुर की। रामचंद्र मिश्र पहुंचते हैं दरभंगा। दरभंगा में उन्होंने श्री गजेंद्र बाबू को रिक्वेस्ट किया कि गजेंद्र बाबू ऐसे ऐसे मेरे भ्राता जी आए हैं और वो दिए हैं, आप जाइए, आप कम से कम उठाइए कि हिंदी की क्या स्थिति है, हिंदी को ख़त्म किया जा रहा है नेपाल से, ये बात वहाँ उठनी चाहिए। तो गजेंद्र बाबू सुन लिए। फिर थोड़ा देर बाद कहते हैं कि रामचंद्र जी, सो मेरा जाना ठीक नहीं होगा और ये उतना प्रभावी नहीं होगा, सो आप जाइए भद्रकाली मिश्र के यहाँ और भद्रकाली जी को कहिए, जो वो जाएंगे वो कुछ बोलेंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा। तो रामचंद्र मिश्र को पिपरा में कृष्णचंद्र मिश्र संजोग से उनको 50 रुपया दिए कि आप जाइए दरभंगा। और दरभंगा में जब गजेंद्र बाबू सुने तो वो भी इनको टरका दिए भद्रकाली मिश्र के तरफ, और उन्होंने 100 रुपया दिया कि रामचंद्र जी आप जाइए भद्रकाली जी को कहिए, और वो जाएंगे तो जरूर कुछ इफेक्ट होगा। रामचंद्र मिश्र वहाँ से चल दिए पटना। पटना चल के उन्होंने भद्रकाली मिश्र को कहा कि आप जाइए, आप कहिए। तब वो चुपचाप उस रात में कहे, जो रामचंद्र बैठो, अब कल बात करेंगे। सुबह उठते हैं तो भद्रकाली मिश्र क्या किए कि उनको 500 रुपया दिए और वो कहते हैं कि रामचंद्र, सो 2 दिन पहले ही मैं इंदिरा गांधी से मिलकर आया हूँ, अगर मैं जाकर बोलता हूँ तो इंदिरा गांधी नाराज हो जाएगी, सो तुम ही चले जाओ और मैं टिकट कटा दिया हूँ और तुम जाओ और हम चिट्ठी देते हैं। वहाँ पर बच्चू प्रसाद सिंह थे उस समय, आयोजक में से एक थे बच्चू प्रसाद सिंह, उनसे बात करना और उनसे बात करके यह पत्र देना, वो जरूर कुछ व्यवस्था करेंगे। और भद्रकाली मिश्र ने 500 रुपया दिया। फिर अंत में रामचंद्र मिश्र खुद रवाना हो गए नागपुर के लिए। अब नागपुर में वो एक प्रकार का कुंभ था उस समय, जो हिंदी दिवस के लिए इंदिरा गांधी उद्घाटन करने वाली थी। इनको कहीं से प्रवेश नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी ये किसी तरह बच्चू प्रसाद सिंह से मिलने में कामयाब हो गए। बच्चू प्रसाद सिंह देखते हैं, तब उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी, इसको आप छपवा लीजिए, इस पंपलेट को किसी तरह। उन्होंने प्रेस भी खोज दिया, बच्चू प्रसाद सिंह प्रेस वाला को दिया कि तुम इसकी प्रति, उस समय तो ये कंप्यूटर था नहीं, फिर कंपोजिटर था, कंपोज कर करके, लेकिन रात भर में ही वो 100 पंपलेट तैयार कर दिया। तो 100 पंपलेट तैयार करके बच्चू प्रसाद जी ने कहा कि मैं आपको बोलने का इसमें अवसर जरूर प्रदान करवाऊंगा। हुआ भी ऐसा ही कि कल होकर एक प्रोग्राम में रामचंद्र मिश्र को दिया गया मौका। वो जाकर और कुछ नहीं, वो जो पंपलेट दिया गया था लिखित रूप से उन्होंने पढ़ दिया। आज भी वो
हिमालय में भी छपी हुई है और उसकी किताब जो राजेश्वर नेपाली जी हैं उसमें भी छपी हुई है। लेकिन जब वो पढ़ के उतरे वहाँ से, उस समय धर्मवीर भारती जी थे, वो धर्मयुग के संपादक, उठ गए और उठकर रामचंद्र मिश्र को पकड़ लिया कि आप हमको ये पंपलेट दीजिए, और वह पंपलेट धर्मवीर भारती ले लिए। धर्मवीर भारती ने लेकर कहा कि मैं इसका उपयोग करूंगा। धर्मवीर भारती जी जो उस समय के साहसी पुरुष थे, उन्होंने धर्मयुग में छाप दिया, और छाप कर वही नेपाल में हिंदी की दुर्दशा, ये आज से 49 वर्ष पहले धर्मयुग अगर निकालिएगा तो वो आपको मिल जाएगी उसमें। और उसके बाद जब वह चारों तरफ फैली बात, धर्मयुग नेपाल में ज्यादा संख्या में आती थी, जब यह बात चारों तरफ फैली तो रामचंद्र मिश्र को पर वारंट कर दिया गया। वारंट करके उनको इंडिया में ही रहना पड़ा। फिर बाद में जब आए तो उनको गिरफ्तार करके जलेश्वर ले जाया गया, और उसके बाद उनसे लिखित कुछ एग्रीमेंट करवाया गया, फिर जेल में भेजा गया कि ये दुर्दशा जो है सो आप क्यों लिखे हैं, नेपाल में हिंदी की दुर्दशा नहीं है। और चारों तरफ नेपाल में गोरखापत्र और जगह इसकी प्रचार हुई कि नेपाल में हिंदी ठीक ठाक है। लेकिन वह धर्मयुग में निकला हुआ इतना काम किया कि नेपाल की सरकार सतर्क हो गई, और ये सभी हिंदी विभाग के अध्यक्ष कृष्णचंद्र मिश्र पर थोपारा गया, और उनसे जबरदस्ती उसके खिलाफ लिखवाया गया कि आप लिखिए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, सो मैं प्रकाशित करवाऊंगा। जिसकी बाद में उन्होंने खंडन भी किया ये चीज। तो इस तरह का काम, और वही चीज मैं बता दूं आपको कि कुछ दिन बाद राजेश्वर नेपाली भी अपनी पत्रिका में छापे, तो राजेश्वर नेपाली को भी पकड़ गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसका टॉपिक क्या था कि नेपाल में हिंदी की दुर्दशा। मित्रों, विश्व हिंदी सम्मेलन अब अगले साल 50वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा। मैं जानता हूं यह चीज कहीं से नहीं उठने वाला है, क्योंकि ये हिंदी वाले अब भूल रहे हैं, और जो हिंदी वाले आगे बढ़ते हैं वह केवल अपनी कविता पढ़ने, अपना सम्मानित होने और अपना फायदा के लिए आगे बढ़ते हैं। और आज तक वो हिंदी में पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी ने यही काम किया है कि हिंदी से फायदा लिया है। और जब हिंदी के लिए कोई बोलता है तो उसको कहते हैं कि हिंदी के लिए आप क्यों इतना टट रहे, हिंदी तो अपने आप बढ़ रही है। हाँ, हिंदी बढ़ रही है। जिस दिन तुम परेशानी में थे, जिस दिन तुमको कोई पहचानता नहीं था, तो उस दिन कुछ नहीं, और आज तुम सम्मानित होने लगे हो तो तुम हिंदी की प्रशंसा कर रहे हो, हिंदी को कह रहे हो कि नेपाल में अपने आप है यह हिंदी। तो मैं केवल आज यही आप लोगों को बता रहा हूं कि आज का दिन यह मेरा स्वार्थ इसलिए है कि मैं जिस विभागाध्यक्ष की बात कर रहा हूं वह विभागाध्यक्ष का मैं पुत्र हूं। मेरा स्वार्थ यही है। मैं आप लोगों के समक्ष केवल यह बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदी दिवस जो मनाई जाती है नेपाल में, उसकी शुरुआत इस तरह हुई है। रामचंद्र मिश्र जो वहाँ पिपरा से गए थे, मैं यह नहीं कहता हूं कि आज मेरे पिताजी का ही नाम आप लीजिए। हाँ, कल के एक मंच पर एक पुरस्कार दिया गया हिंदी विभाग के अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से, उसमें उनका नाम लिया गया था कृष्णचंद्र मिश्र का। लेकिन यहाँ स्वार्थ, बस भले ही मेरा स्वार्थ मिलता हो, लेकिन मैं याद करना चाहूँगा स्वर्गीय कृष्णचंद्र मिश्र, स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र,
स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह, स्वर्गीय भद्रकाली मिश्र, स्वर्गीय बच्चू प्रसाद सिंह और स्वर्गीय धर्मवीर को। अगर हम विश्व हिंदी दिवस नेपाल में मनाते हैं तो इतने लोग हैं जो कि विश्व हिंदी दिवस से जुड़ा हुआ नाम है। मैं इन लोगों के प्रति, इन लोगों को सादर नमन करता हूं और इन्हीं के साथ आज विश्व हिंदी दिवस को मैं याद करता हूं। मित्रों, आपको कैसा लगा जरूर आप हमें जानकारी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। नमस्कार।